नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश का सियासी पारा हाई है, चारों तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है। तमाम मुद्दे देश की सियासी आबो हवा में छाए हुए हैं और इसी बीच न्यूज 18 को पीएम मोदी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जो 2024 के चुनावी फेज में किसी टीवी चैनल को दिया गया पहला इंटरव्यू है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर कहा है कि बिहार में पिछली बार हम एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे, यानी बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया है और ये दावा किया न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में, जिसमें राहुल जोशी ने उनसे पूछा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं। ऐसे में वे इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या वे 2019 का रिजल्ट दोहरा पाएंगे? बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी, जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि परिवार के लोगों को उतारना उनकी मजबूरी है, परिवार के अलावा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई है ही नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनता को अपने भविष्य की समझ है। जी, थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े। तो उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, सब उतरे से 4 बार बोल रहे हैं। नहीं, गर्व से ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर के इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर्स के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं, और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी, जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं,
मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40, एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। वहीं तीसरे कार्यकाल को लेकर पीएम मोदी ने अपना विजन न्यूज 18 के इंटरव्यू के जरिए देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। हम जीरो बिजली बिल और सोलर योजना पर काम कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत का विजन पूरा कर लेंगे। मोदी जी, अगर एक सवाल मैं ये समझना चाहूं कि ये जो तीसरा टर्म होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा? पहला कार्यकाल मेरा कैसा गया, तो बस सामान्य मानवी की जो जरूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने उस दिशा में काम किया और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण। भाई सरकार यानी निकम्मी, मुझे विश्वास भरना था, मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जो एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। लेकिन ये जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। ये मैं 5 वर्ष और निकम्मा और 3 वाला अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है पीएम सूर्यघर योजना और जीरो बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे। और मैं सिर्फ बिजली का बिल जीरो चाहता हूं, इतना नहीं, मैं 3 चीजें चाहता हूं। एक, हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा। मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूँगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है, वो भी जीरो हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट, देश को आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना। अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मुझे इनोवेशन हब बनाना है, यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास तय है। नेक्स्ट 100 डेज जो है, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप के साथ। ईवीएम ईडी पर पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। रही बात ईडी और सीबीआई की, तो 2014 में ईडी सीबीआई कांग्रेस के पास ही थी। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो कांग्रेस क्यों हारती? ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई?
मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था। तो हार क्यों तो गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश, एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो। ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है। क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे। शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। जी। एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्था का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी। सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था, आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे। आज गुनाह सिद्ध हो चुका, सजा हो चुकी, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर करके फोटो निकलवा रहे हो। आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स का वाला नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दें। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है। यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचता है जी। आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भाई भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है,
और मैं मानता हूं उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। पीएम मोदी ने देश सेवा और अपनी आंतरिक शक्ति को लेकर भी खुलकर बातचीत की। जब पीएम मोदी से पूछा गया आप टफ फैसले कैसे ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि टफ नहीं, बस सही डिसीजन लेता हूं। परमात्मा ने ही मुझे देश सेवा के लिए भेजा है। कैलाश मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा आप मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होता नहीं, सही होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है। परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही, मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं हूँ। थैंक यू। इसी से जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, हमको आपका शेड्यूल मिलता है, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ जी, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, मेरी माँ ने कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इतना बड़ा देश, इतना काम ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मेरे लिए 2 ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, शक्ति दी है। जहाँ तक मैं काम क्यों कर पाता हूँ, मैं मेरे लिए जीता नहीं हूँ, न मैं मेरे लिए जन्मा हूँ। तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है उसका पल पल मैं देश के काम आऊँ। जहाँ तक मैं दौड़ता मैं मानता है लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जी। ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर है जी। हमें मौका लेना चाहिए, जितना जनता जनार्दन के दर्शन कर सकते करना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें संवाद होना चाहिए जितना ज़्यादा। तो मैं इसको एक, जैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलता हूँ, लगा रहता हूँ उनमें, वो खप जाता हूँ और थकता नहीं हूँ, भगवान को देख के आता हूँ। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।